हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजचौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सीडीपी का यह पहला क्लास है जो सीटेट जुलाई में होने वाला है, उसके लिए तो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस लिए करना चाहिए, इसमें किससे किसके लिए हमें सहायता मिलती है, तो ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि हम अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ताकि उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में यही रहता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ताकि वो रुचि लें। तो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगला मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। तो मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किसने कहा है? ई वाटसन ने। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली जो है उसके जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इससे पहले किसका माना जाता था? यानी कई तरह का आया। पहले आत्मा का हुआ, फिर आत्मा का, मन का, फिर विचार का। यानी वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है कि यह व्यवहार का विज्ञान है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो शैक्षणिक मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। अगला, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा की किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में यूज होता है? तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि शिक्षा एक निश्चित स्थान पर प्राप्त होती है। तो शिक्षा तो कहीं भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन तो यह संकुचित अर्थ है कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। शिक्षा का यह संकुचित अर्थ होता है। साइकी का अर्थ है। साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन। साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। तो साइकी का अर्थ क्या होता है? मानवीय आत्मा या मन। मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, मनोविज्ञान होगा। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मानित है। यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है।
मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने कहा है? तो C.W. वैलेंटाइन ने कहा है। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है? पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया इसे, फिर मन का विज्ञान कहा गया, चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान है। अगला है मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। तो मानव मन को कौन सा प्रभावित करने वाला कारक है? मानव मन को कौन सा प्रभावित करने वाला कारक है? व्यक्ति की रुचियां हैं, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं, वातावरण है। तो मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, योग्यता, वातावरण है। अगला है मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन है। किसने कहा है? तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जानने को प्रभावित करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य होता है। अगला मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। तो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में किसमें क्या सहायता देता है और क्या स्पष्ट करता है? तो शिक्षा के उद्देश्य की संभावना, यानी शिक्षा का उद्देश्य की संभावना बढ़ जाती है मनोविज्ञान क्षेत्र के अध्ययन से। मनोविज्ञान क्षेत्र के अध्ययन से सहायता किसमें मिलती है? तो शिक्षा के उद्देश्य की संभावना इससे बढ़ जाती है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता का शिक्षा प्रक्रिया के अंग है। तो शिक्षा प्रक्रिया के कौन कौन से अंग हैं? शिक्षा प्रक्रिया के शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाला या वाले ज्ञान अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। तो शिक्षा प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाला ज्ञान अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन, यह शिक्षण प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षण को सार्थक बनाने वाला ज्ञान अनुभव होना चाहिए और शिक्षण का मूल्यांकन होना चाहिए। यह सबसे ज़रूरी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य होता है कि वह शिक्षार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में शिक्षार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है। तो शिक्षा का संबंध किससे? शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण और वातावरण से। शिक्षा का संबंध होता है कि शिक्षा का कुछ उद्देश्य होना चाहिए और कक्षा का पर्यावरण और वातावरण सही होना चाहिए।
अगला है आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। तो आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। वर्गीकरण, सारणियन, आलेखीय निरूपण। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में क्या कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है, यानी हर जगह शिक्षा है तो यह सत्य भी है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या क्या हैं? बालक की अभिव्यक्ति का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य होते हैं कि बालक की अभिव्यक्ति का विकास किया जाए, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक तो अवस्था विशेष अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि अवस्था विशेष यानी जैसी अवस्था होती है अवस्था के अनुसार अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी भी व्यक्ति को बालक, युवा और वृद्ध कहना चाहिए। किसका कथन है? तो फ्रॉवेल का कथन है कि अवस्था विशेष अनुभव के आधार पर ही हमें किसी व्यक्ति को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। अगला शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कि बाल केंद्रित शिक्षा का विकास हो, यानी बालक को केंद्र में रखा जाए, यानी बालक पर फोकस किया जाए, बालक के अनुसार से शिक्षा दिया जाए कि ताकि उस किस में रुचि ले रहा है, किस तरह से पढ़ने में रुचि ले रहा है, यानी बालक को केंद्र में रखा जाए, बालक पर फोकस किया जाए, बालक के अनुसार शिक्षा दिया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। अगला है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं है। तो मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा यह भी बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं है। अगला सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है कि प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है कि प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। अगला है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला है पर्सोना शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? बाहरी नकाब या वेशभूषा। जो बाहरी नकाब या जो दिखने वाला होता है, बाहरी नकाब या वेशभूषा पर्सोना का शब्द का अर्थ होता है। और पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है, पर्सोना से ही पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये 100 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हर प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए। तो आगे बढ़ते हैं।
टीएटी प्रेक्षण क्या है? तो टीएटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है टीएटी का? थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। टीएटी के प्रेक्षण का फुल फॉर्म क्या होता है? थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट एक व्यक्तित्व मापन की प्रकृति विधि है, यानी यह व्यक्तित्व मापन की प्रकृति विधि है टीएटी प्रक्षेपण। टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो टीएटी में कुल 31 कार्ड होते हैं। अगला है मनोज गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले इसके पूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, मनोज नहीं होता है, मनोविज्ञान होना चाहिए यहाँ पे। मनोविज्ञान गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति होने वाले इसके पूर्व संयोजन का निर्धारण करता है। तो किसके कथन है? आलपोर्ट के। अगला है आरबी कैटल के व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो आरबी कैटल ने व्यक्तित्व का मापन शील गुणों के आधार पर किया है। तो आरबी कैटल ने व्यक्तित्व का मापन किसके आधार पर किए हैं? यानी व्यक्तित्व कई प्रकार के होते हैं, तो व्यक्तित्व का मापन आरबी कैटल ने किसके आधार पर किए हैं? शील गुणों के आधार पर, यानी गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किए हैं। अगला है मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और अगला है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या बताइए। तो 10 होती है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्ड, उसमें कुछ कार्ड यूज किए जाते हैं जिसमें अलग अलग उनको बांटा जाता है। आप लोग पढ़े ही होंगे कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। तो इसमें कार्ड कितने होते हैं? 10 होते हैं। और टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। यानी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? कुछ तो जन्मजात होता है, यानी पूर्वजों से मिलता है, और कुछ अर्जित होता है वातावरण से। इन दोनों का योग ही व्यक्तित्व होता है। तो यह किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। अगला है मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्प्रेंगर ने किया है। अगला है जून ने व्यक्तित्व का कितने प्रकार बताए हैं? जून ने व्यक्तित्व का कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। अगला है व्यक्तित्व की संरचना। व्यक्तित्व की संरचना विक्रम और किसका सम्मिलित योगदान रहता है? तो व्यक्तित्व की संरचना विक्रम और किसका सम्मिलित योगदान रहता है? विक्रम नहीं होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। तो व्यक्तित्व की संरचना क्रम और किसका सम्मिलित योगदान रहता है? पर्यावरण। अगला है एकांत प्रिय कल्पनाशीलता चिंतनशील व्यक्ति किस प्रकार की अभिव्यक्ति व अगला एकांत प्रिय कल्पनाशीलता चिंतनशील व्यक्ति किस प्रकार की अभिव्यक्ति व होते हैं?
तो एकांत प्रिय कल्पनाशील यानी जो एकांत में रहते हैं, कल्पनाशीलता और ज़्यादा चिंतन करते हैं, चिंतनशील होते हैं, उस व्यक्ति व व्यक्ति कौन होते हैं? अंतर्मुखी। यानी जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, कल्पनाशील होते हैं और चिंतनशील होते हैं, वह अभिव्यक्ति कैसी होती है? तो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं। अगला है, किस विचारक की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है? तो किस विचारक की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है? तो थॉर्नडाइक। तो किस विचारक की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है? तो थॉर्नडाइक की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों में पाए जाने वाला व्यक्तित्व होता है। यानी जो व्यक्ति अंतर्मुखी के गुण और बाहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण रखते हैं, उन्हें कौन सा उनसे व्यक्तित्व के होते हैं? तो उभयमुखी व्यक्तित्व के होते हैं। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं? जैविक कारक और वातावरण जन्य। अगला है, व्यक्तित्व को व्यक्ति के किन गुणों का समग्र रूप कहा जाता है? तो आंतरिक और बाह्य गुणों का। तो व्यक्ति को व्यक्ति के किन गुणों का समग्र रूप कहा जाता है? तो आंतरिक और बाह्य गुणों का समग्र रूप कहा जाता है। दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मा गुण का दूसरा नाम क्या है? व्यक्तित्व है। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्म गुण का दूसरा नाम क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व किसका गुणनफल है? व्यक्तित्व किसका गुणनफल है? तो व्यक्तित्व दोनों से बनता है, वंशानुक्रम और वातावरण। जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के योग से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगला है, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? तो पिछड़ापन मापने की इकाई शैक्षणिक लब्धि है। पिछड़ापन मापने की इकाई कौन सी है? शैक्षणिक लब्धि है। अगला, किस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि 85 होती है? तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 85 यानी 85 होती है। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो गाल्टन मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया था। अगला, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, जाति है, प्रजाति, संस्कृति और राष्ट्र, परिपक्वता, आयु, लिंग। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण यानी हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है हर व्यक्ति में। कोई भी व्यक्ति सेम नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, जाति है, प्रजाति है, संस्कृति है, राष्ट्र है, परिपक्वता है, आयु है, लिंग है। NIVH का पूरा नाम क्या होता है? तो NIVH का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। तो NIVH का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। तो जो देख नहीं पाते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, यानी जो दृष्टिहीन होते हैं, तो उनके लिए ये संस्था है जो देहरादून में है। तो NIVH कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप। जो विजुअली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए है। और इसका यह स्थित कहाँ है? देहरादून में है। अगला, NIOH का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। तो NIOH का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। और यह स्थित कहाँ है? NIOH कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। अगला, NIMH का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप, यानी जो मेंटल हैंडीकैप होते हैं। और यह स्थित कहाँ है? सिकंदराबाद में है। अगला, NIHH। तो NIHH का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए संस्था है।
और यह कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला देखते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है कौन से होते हैं? तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है मंदबुद्धि के होते हैं। यह किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वह मंदबुद्धि के बालक होते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यह किसका कथन है? तो क्रो एंड क्रो का है। और 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि हो वह कौन से सामान्य है? मंद बुद्धि के हैं, इंटेलिजेंट हैं तो मंद बुद्धि के हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक इन बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो किन बालकों की श्रेणी में आते हैं? विशिष्ट बालक, यानी वह कुछ अलग होते हैं, विशिष्ट माने जाते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वह कौन से बालक कहलाते हैं? मंद बुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंदबुद्धि के, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक होते हैं। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध क्या है? सीखने से है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के विषय सामग्री का संबंध सीखना है। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने दिया था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यह स्किनर का सिद्धांत है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। यह वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। अगला है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण करना, सामने वालों को सामने लाना और नेतृत्व देना। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से है, दर्शन से और मनोविज्ञान से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है, दर्शन से है, मनोविज्ञान से है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो मनोविज्ञान शब्द के समानांतर जो इसे मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी भी कहते हैं, तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो वर्ष 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला, सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। अगला, शिक्षा की योग्यता, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो छात्रों की योग्यता क्या और उसकी योग्यता क्या है एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान होता है कि छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाए। अगला है, बुद्धि परीक्षण विषय है। तो बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। अगला है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में कैसा योगदान है? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से
निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है कि अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, यानी बालक के अनुसार शिक्षा दी जाएगी और शिक्षक बालकों के निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका विज्ञान है? शैक्षणिक सिद्धांतों का विज्ञान है। अगला शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या होता है कि शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध, यानी शिक्षक शिक्षार्थी के बीच अच्छा संबंध हो। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध अच्छे हों। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार कैसा होना चाहिए? तो हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक की। अगला अवस्था विशेष के आधार पर, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। कथन किसका? फ्रावेल का रिपीट हो गया है। अगला गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील। तो गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा क्या है कि स्थिर एवं परिवर्तनशील होना चाहिए। अगला शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं, सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? ली का है। अगला है वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है कि सर्वांगीण विकास हो। अगला है वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा हो और शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। अगला कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य तो 9 है। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? 9 हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसने दिया है? यह कथन किसने दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से होता है? सारे एवं टेलफोर्ड का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। अगला गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। अभी रिपीट हो गया है। अगला शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप बहुत व्यापक है। अगला गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। तो गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो व्यवहार का ज्ञान है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेशनिक के अनुसार कैसा है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेशनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो बालकों को मानवीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करता है। यह किसका कथन है
कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन है ली का कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। अगला है अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक। अमेरिका में प्रकाशित है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक विलियम जेम्स है। एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो इसके लेखक कौन है? विलियम जेम्स है। अगला है समय सारणी में गणित विज्ञान या का कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं, यानी कक्षा में समय सारणी में पहले गणित विज्ञान या जो भी कठिन विषय होते हैं पहले क्यों रखे जाते हैं? तो मनोविज्ञान के आधार पर रखा जाता है कि हर कोई भी क्लास हो उसमें पहले गणित और विज्ञान या कोई भी जो कठिन पढ़ता है उसको पहले रखा जाए, क्योंकि पहले जब बच्चे जाते हैं क्लास में तो उनका माइंड फ्रेश रहता है, तो उसको अच्छे से समझेंगे, इसीलिए तो यह मनोवैज्ञानिक के आधार पर रखा जाता है। अगला है सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। अगला शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? व्यापक है। तो यह लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए।